कैपेसिटर में आज देखेंगे क्यू वी ई सी यू सेक्शन। देखिए आर्टिकल नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। क्या है ये? क्यू वी ई सी यू सेक्शन मतलब चार्ज, वोल्टेज, इलेक्ट्रिक फील्ड, कैपेसिटेंस और एनर्जी सेक्शन कैसे वेरी करेगा अगर हम क्या करते हैं, कोई चेंज करते हैं कैपेसिटेंस में। तो देखिए Q इजिकल टू क्या होगा, सी बी। Q इजिकल टू सी बी है, यहीं से हम क्या निकाल लेंगे, V निकाल लेंगे। V इजिकल टू आ जाएगा Q अपॉन सी। ठीक है। और कैपेसिटेंस किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट के ए अपॉन डी। ठीक है। के क्या है, एप्सिलॉन आर कह सकते हैं या के कह सकते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। चलिए, तो ये दो फॉर्मूले तो सेम रहेंगे कॉमन। बाकी अब जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट फॉर्मूले क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का और एनर्जी का। उसके लिए हम दो फॉर्मूले यूज़ करेंगे। अब वो चेक करेंगे, जैसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो क्या था, वो था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो यूनिफॉर्म था और कितना था, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा की जगह हमने क्या लिख लिया था, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। तो सिग्मा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, क्यू अपॉन ए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक तो फॉर्मूला हो गया कितना, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट से आ गया कितना, क्यू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और एक इलेक्ट्रिक फील्ड का दूसरा फॉर्मूला होगा वी अपॉन डी, जहां वी क्या होगा, पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर। और पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर का मतलब क्या होता है, दोनों प्लेटों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है। तो दो फॉर्मूले होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के, एक तो क्यू की टर्म्स में और एक वी की टर्म्स में। दो फॉर्मूले क्यों ले रहे हैं, देखिए हम क्या करेंगे, कैपेसिटर को अगर हम बैटरी से कनेक्टेड रखेंगे, अगर बैटरी को कैपेसिटर पे कनेक्टेड रखेंगे तो उस समय वोल्टेज क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। और वोल्टेज कांस्टेंट हो जाएगा तो फिर हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ई इजिकल टू वी अपॉन डी वाला। और अगर बैटरी को डिस्कनेक्ट कर देंगे तो फिर उस पर क्या होगा, कैपेसिटर पे चार्ज कांस्टेंट हो जाएगा। और चार्ज कांस्टेंट हो जाएगा तो फिर हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। तो हमें वही फॉर्मूला लगाना है जिसमें कांस्टेंट टर्म्स आ रही है। अगर वोल्टेज कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये लगेगा, और अगर चार्ज कांस्टेंट है तो फॉर्मूला ये लगाएंगे। ऐसे अगर हम बात करें एनर्जी कंजर्वेशन की, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जो एनर्जी होगी, स्टोर होगी, वो क्या होगी, 1/2 CB² या 1/2 Q² अपॉन सी। तो हमने दो फॉर्मूले रख लिए, एक पोटेंशियल की टर्म्स में और एक चार्ज की टर्म्स में। अगर चार्ज कांस्टेंट है तो मैं इस वाले फॉर्मूले को अप्लाई करूंगा, और अगर वोल्टेज कांस्टेंट है तो फिर इस वाले फॉर्मूले को अप्लाई करूंगा। ठीक है। चलिए, तो हमारे पास ये पांचों फॉर्मूले आ गए। चलिए देखिए, तो अब हम पहला केस इसमें देख रहे हैं। पहला केस क्या है, ये कह रहा है, देखिए इसमें अगर हम बात करें पहले केस की, पहले केस में क्या है, केस फर्स्ट, व्हेन कैपेसिटेंस इज कनेक्टेड टू द बैटरी देन वी कांस्टेंट। अगर हम क्या करें, कैपेसिटर पे बैटरी को कनेक्टेड रखें, अगर बैटरी कैपेसिटर से कनेक्टेड है तो उस समय बैटरी का जो वोल्टेज है वो कांस्टेंट रहेगा। क्यों रहेगा, देखिए मैंने आपको बताया था, जब कभी भी किसी बैटरी को क्या करते हैं, बैटरी क्या है, बैटरी का ईएमएफ हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहेगा। अगर बैटरी का ईएमएफ कितना है, वी, तो अब क्या होगा, अगर उसे किसी कंडक्टर से या किसी कैपेसिटर से जोड़ेंगे तो कैपेसिटर का क्या है, फाइनल कैपेसिटर जब तक चार्ज होता जाएगा जब तक उस कैपेसिटर का पोटेंशियल बैटरी के ईएमएफ के इक्वल ना हो जाए। और फाइनली फुल चार्जिंग पे क्या होगा, उसका पोटेंशियल किसके इक्वल हो जाएगा, बैटरी के ईएमएफ के। तो अगर बैटरी कनेक्टेड रहेगी तो कैपेसिटर का वोल्टेज तो वी रहेगा, मतलब बैटरी के ईएमएफ के इक्वल रहेगा। तो वो हमेशा क्या हो जाएगा, फिक्स्ड हो जाएगा, वो वेरी अब नहीं करेगा अगर बैटरी कनेक्टेड रहेगी तो अगर बैटरी कनेक्टेड है कैपेसिटर पे तो उसका वोल्टेज क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, बैटरी के ईएमएफ के इक्वल रहेगा हमेशा। ठीक है। उसमें कोई भी बैटरी चेंज नहीं आने देगी, क्योंकि फाइनल स्टेट आती ही जब है, जब कैपेसिटर का जो वोल्टेज है वो बैटरी के ईएमएफ के इक्वल हो जाए। तो अगर बैटरी कनेक्टेड है तो ध्यान रखना है, अगर बैटरी कनेक्टेड है तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, कैपेसिटर का फिक्स हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, वो वेरी नहीं करेगा। चलिए, कोई भी अगर हम चेंज करेंगे कैपेसिटर में तो उस केस में अगर बैटरी कनेक्टेड है तो उसका पोटेंशियल चेंज नहीं होने वाला। चलिए, तो अब हम क्या करेंगे, जो भी फॉर्मूले लगाएंगे, किसका, अगर हम फॉर्मूले लगाएंगे किसके लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए या फिर एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर, तो कौन सी टर्म्स का लगाएंगे, जिसमें वोल्टेज क्या होगा, कांस्टेंट। तो हम पहला केस लेके चल रहे हैं, व्हेन कैपेसिटर इज कनेक्टेड, व्हेन कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू द बैटरी देन वी क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। मतलब बैटरी कैपेसिटर पर कनेक्टेड है तो वोल्टेज क्या रहेगा, कैपेसिटर का कांस्टेंट, वो वेरी नहीं करेगा। चलिए, अब ये देखते हैं चेंज। यहाँ हम हम क्या ले रहे हैं, एक इसमें टेबल ले रहे हैं। ये टेबल इंपॉर्टेंट टेबल है, जरा ध्यान से समझे इसको।
क्या है, यहाँ पे तो हम चेंज ले रहे हैं कि हम क्या चेंज कर रहे हैं कैपेसिटर में, और यहाँ ले रहे हैं इस चेंज करने से चार्ज में क्या चेंज होगा और वोल्टेज में क्या चेंज होगा, कैपेसिटर की इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या चेंज होगा और कैपेसिटर के कैपेसिटेंस में क्या चेंज होगा और उसकी एनर्जी स्टोर में क्या चेंज होगा। चलिए अब मैं क्या फॉर्मूला यूज़ करूँगा, Q इजिकल टू सी बी, Q इजिकल टू क्या है सी बी, और हमारे पास वोल्टेज क्या है कांस्टेंट है, तो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया C के, और वोल्टेज तो क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा। अब कैपेसिटर में कुछ भी आप चेंज करें वोल्टेज चेंज नहीं होने वाला, क्योंकि बैटरी क्या है कनेक्टेड है, तो वोल्टेज हमेशा क्या रहेगा फिक्स रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए मैंने आपको दो फॉर्मूले बताए थे, मगर यहाँ पे वोल्टेज कांस्टेंट है तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, E इजिकल टू वी अपॉन डी का। तो E इजिकल टू वी अपॉन डी का, और V क्या है कांस्टेंट है, तो क्या होगा V यहाँ पे क्या है कांस्टेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी सिर्फ डिस्टेंस के। तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जब वोल्टेज कांस्टेंट होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होगा V अपॉन डी, और V क्या है कांस्टेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगी, कैपेसिटर की प्लेटों के बीच का जो सेपरेशन है सिर्फ उस पर डिपेंड करेगी और किसी भी बात पर डिपेंड नहीं करेगी। मतलब जो उसके अंदर मीडियम, अगर हम क्या करें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, अगर कैपेसिटर के इनसाइड मीडियम क्या कर दें चेंज कर दें, मतलब डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट चेंज कर दें, तो भी क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ इस केस में किस पे डिपेंड कर रही है, डिस्टेंस पे, और डिस्टेंस डी है क्या यहाँ, दोनों प्लेटों के बीच का सेपरेशन, सिर्फ सेपरेशन पे डिपेंड करेगी और किसी पे डिपेंड नहीं करेगी, और किसी भी बात पे डिपेंड इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं करेगी, किस केस में, जब वोल्टेज कांस्टेंट है। कैपेसिटेंस तो आपको पता ही है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कितना होगा, के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ठीक है। तो अगर ये क्या करेगा, कैपेसिटेंस क्या होगा, अगर मीडियम को बढ़ाएंगे डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ाएंगे तो भी कैपेसिटेंस बढ़ेगा, एरिया को बढ़ाएंगे प्लेट का तो भी क्या होगा बढ़ जाएगा, और डिस्टेंस को क्या करेंगे घटाएंगे तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा। अब बात करें एनर्जी की, एनर्जी का फॉर्मूले भी दो होंगे, एक तो 1/2 CB स्क्वायर और एक 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, पोटेंशियल वाला, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल क्या है कांस्टेंट है, तो मैं एनर्जी स्टोर का कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, U इजिकल टू क्या हो जाएगा 1/2 CB स्क्वायर, और V क्या है कांस्टेंट है, और V कांस्टेंट है तो क्या होगा जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, C के। चलिए तो कांस्टेंट, अगर कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया C के, और वोल्टेज तो क्या रहेगा कांस्टेंट, और इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो रही है डिस्टेंस के, और कैपेसिटेंस तो तुम्हें पता ही है कैपेसिटेंस का तो एक ही फॉर्मूला रहेगा, और एनर्जी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी किसके, कैपेसिटर के, किस केस में, जब वोल्टेज क्या है कांस्टेंट। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें मीडियम का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या कर रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ। जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसके जो उन दोनों प्लेटों के बीच में जो स्पेस है वहाँ पे क्या कर रहा हूँ, वहाँ पे मीडियम का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट में क्या कर रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ। अगर डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ाऊंगा तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, और कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा तो चार्ज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, कैपेसिटेंस के, ठीक है। तो जैसे जैसे मैं क्या करूँगा डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ाऊंगा तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा, और कैपेसिटेंस बढ़ेगा तो चार्ज क्या हो जाएगा, इंक्रीज। मगर वोल्टेज तो हमेशा फिक्स रहेगा, वोल्टेज तो किसी भी केस में चेंज नहीं होने वाला अगर बैटरी कनेक्टेड है तो। बात करें एनर्जी की, अगर हम क्या कर रहे हैं डायलेक्ट्रिक मीडियम बढ़ा रहे हैं, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ा रहे हैं, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ा रहे हैं तो कैपेसिटेंस उससे बढ़ रहा है, कैपेसिटेंस बढ़ने से इलेक्ट्रिक फील्ड पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड कर रही है, डिस्टेंस पे। अगर आप प्लेटों के बीच का सेपरेशन चेंज करेंगे तो ही इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा, अदरवाइज चेंज नहीं होगा। तो मीडियम के चेंज करने से या कह सकते हैं मीडियम का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ाने से इलेक्ट्रिक फील्ड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। बात करते हैं किसकी, कैपेसिटेंस की। तो कैपेसिटेंस तो पता ही है, जैसे जैसे डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ाएंगे वैसे वैसे कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज। बात करते हैं एनर्जी की, जैसे जैसे हम डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ा रहे हैं तो कैपेसिटेंस बढ़ रहा है, और कैपेसिटेंस बढ़ रहा है तो इस केस में जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही है किसके, कैपेसिटेंस के, क्योंकि एनर्जी का फॉर्मूला क्या है इस केस में 1/2 CB स्क्वायर। V कांस्टेंट है तो एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी C के, और कैपेसिटेंस अगर हम डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ाएंगे तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा, और कैपेसिटेंस बढ़ेगा तो एनर्जी स्टोर भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। नेक्स्ट देखिए डिस्टेंस, अगर हम डिस्टेंस को क्या करेंगे, डिक्रीज। अब डिस्टेंस को डिक्रीज करेंगे तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा, डिस्टेंस को अगर डिक्रीज करेंगे तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, क्योंकि कैपेसिटेंस डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब डिस्टेंस को घटा रहे हैं तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा, और कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा तो चार्ज भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि इसमें चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, कैपेसिटेंस के। वोल्टेज पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं क्योंकि बैटरी कनेक्टेड है। और इसमें केस में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था क्या था, V अपॉन डी, और डिस्टेंस को इन्वर्सली, और मैं डिस्टेंस को क्या कर रहा हूँ, घटा रहा हूँ, तो डिस्टेंस को घटाऊंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस केस में बढ़ जाएगा। तो ध्यान रखना, जब बैटरी कनेक्टेड रहेगी तो वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा, और कांस्टेंट वोल्टेज के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस पर। और कैसे डिपेंड करता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के। अगर मैं डिस्टेंस को घटाऊंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, प्लेटों के बीच में बढ़ जाएगा।
अब बात करें कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस तो क्या होगा, जैसे कैपेसिटेंस डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, डिस्टेंस को घटाएंगे तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। अब कैपेसिटेंस बढ़ रहा है डिस्टेंस के घटाने से, तो एनर्जी भी क्या होगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि एनर्जी भी क्या हो रही है इस केस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रही है किसके, कैपेसिटेंस के। और कैपेसिटेंस बढ़ गया तो देखिए डिस्टेंस घटाई तो कैपेसिटेंस बढ़ा, और कैपेसिटेंस बढ़ा तो एनर्जी स्टोर भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। नेक्स्ट देखिए एरिया, तो एरिया के बढ़ाने से कैपेसिटेंस में क्या चेंज होगा, तो सबसे पहले कैपेसिटेंस में चेंज देख लिया करो कि कैपेसिटेंस में क्या चेंज होगा। जब एरिया हम इंक्रीज करेंगे तो एरिया इंक्रीज करने से कैपेसिटेंस क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि कैपेसिटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एरिया के, देख लीजिए आप फॉर्मूले से, ठीक है। तो अगर हम एरिया बढ़ाएंगे तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा, और कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा तो चार्ज भी बढ़ जाएगा, क्योंकि इस केस में चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कैपेसिटेंस के। और पोटेंशियल पे तो कोई इफेक्ट होगा नहीं, वो तो कांस्टेंट रहने वाला है जब बैटरी कनेक्टेड रहेगी तो। और इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही थी, बाकी और किसी भी चीज़ पे डिपेंड नहीं कर रही थी, अगर कांस्टेंट वॉल्यूम की कंडीशन है तो अब क्या करें कैपेसिटेंस, तो देखिए कैपेसिटेंस तो बढ़ ही गया, जब एरिया बढ़ाएंगे तो कैपेसिटेंस बढ़ गया, और कैपेसिटेंस बढ़ गया तो चार्ज भी बढ़ गया था, और एनर्जी स्टोर भी बढ़ जाएगी, क्योंकि दोनों ही केस में अगर हम बात करें कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में, कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में चार्ज भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, कैपेसिटेंस के, और एनर्जी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, कैपेसिटेंस की। अगर कैपेसिटेंस बढ़ेगा तो चार्ज स्टोर भी बढ़ेगा, और क्या होगी, एनर्जी स्टोर भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मगर इस केस में ध्यान रखना है, इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड जब कांस्टेंट वॉल्यूम रहे तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, डिस्टेंस पे, और किसी बात पे डिपेंड नहीं करती। अब सेकंड केस देख लें। सेकंड केस में कह रहा है कि व्हेन कैपेसिटर इज डिसकनेक्टेड फ्रॉम द बैटरी देन क्यू इज कांस्टेंट। अब क्या हो गया, बैटरी हमने क्या कर दी, कैपेसिटर से डिस्कनेक्ट कर दी, मतलब बैटरी ने एक बार कैपेसिटर को चार्ज कर दिया और चार्ज करके अब बैटरी हटा दी। बैटरी हटाने का मतलब है अब कैपेसिटर पे जितना चार्ज था स्टोर हो गया था वो क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। चार्ज क्या रहता है किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए, क्या रहता है, कंजर्व रहता है। तो बैटरी जितनी भी चार्ज से चार्ज होनी थी वो हो गई। अब उस पर अगर हमने बैटरी हटा दी तो अब उसका चार्ज कहीं भी ट्रांसफर नहीं होगा, कह सकते हैं कहीं भी लीक नहीं होगा, तो चार्ज हमेशा के लिए क्या हो जाएगा, अब उस पर कॉन्स्टेंट। तो अगर बैटरी कनेक्टेड रहती है तो वोल्टेज कॉन्स्टेंट होता है, और बैटरी डिसकनेक्ट कर देंगे तो अब कैपेसिटर जितना भी चार्ज हो गया था उसका चार्ज हमेशा के लिए अब क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट हो जाएगा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की वजह से। चलिए तो अब देखिए, तो इसमें अगर हम बात करेंगे तो ये चेंज देखेंगे, और ये चार्ज, तो चार्ज तो हमेशा अब क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, क्योंकि बैटरी हमने क्या कर दी, डिस्कनेक्ट। तो चार्ज तो किसी भी कंडीशन में ना बढ़ेगा ना घटेगा, वो तो हमेशा फिक्स रहेगा, चाहे कुछ भी करें आप, मीडियम डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ाएं या डिस्टेंस बढ़ाएं या घटाएं या एरिया घटाएं या बढ़ाएं, चार्ज तो क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो चार्ज वाले फैक्टर को तो अब आगे देखेंगे नहीं। बात करें वोल्टेज, तो वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होगा, Q = CB। Q = CB से Q रखना है और उससे क्या निकालना है, V। तो Q = CB था, और यहाँ से V = क्या हो जाएगा, Q/C। अब चार्ज क्या है, कांस्टेंट है, और चार्ज कांस्टेंट है तो क्या होगा, वो पोटेंशियल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, कैपेसिटेंस के, ठीक है। तो जब कांस्टेंट चार्ज है तो उस केस में जो वोल्टेज है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कैपेसिटेंस के। अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले दो थे, एक तो V/D और एक था σ/ε0, या सिग्मा को लिख सकते थे Q/A। तो Q/A/ε0, तो कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, जो कांस्टेंट क्वांटिटी वाला फॉर्मूला है। तो इसमें कांस्टेंट क्वांटिटी है कौन, चार्ज है, और चार्ज है तो कौन सा वाला फॉर्म लगाऊंगा, चार्ज वाला, यानी कि Q/A/ε0। क्लियर होगी बात। जरा सोचने वाली बात है, अभी जब हमारे पास कांस्टेंट वॉल्यूम था तब हम फॉर्मूला लगा रहे थे E था V/D, तो V कांस्टेंट था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड कर रही थी, सेपरेशन पे, यानी कि डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही थी। मगर इस केस में चार्ज क्या है, कांस्टेंट, चार्ज कांस्टेंट है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस पे डिपेंड कर रही है, एक तो एरिया पे भी डिपेंड कर रही, और ε0 का मतलब है अगर कोई मीडियम रखूंगा तो ε0 के साथ में क्या आ जाएगा, K, मतलब डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे भी डिपेंड करेगी। अब ठीक, तो इस केस में अब इलेक्ट्रिक फील्ड दो बातों पे डिपेंड करेगी, एक तो एरिया ऑफ प्लेट्स पे और एक मीडियम पे। उस केस में सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड कर रही थी, डिस्टेंस पे। चलिए कैपेसिटेंस का तो फॉर्मूला सदाबहार है, कितना, K/A/D, मतलब एरिया के बढ़ाने से बढ़ जाएगा, मीडियम के बढ़ाने से बढ़ जाएगा, डिस्टेंस के घटाने से बढ़ जाएगा। चलिए एनर्जी का फॉर्मूला कौन सा रखेंगे, एनर्जी के दो फॉर्मूले 1/2 CB² या 1/2 Q²/C। तो कौन सा रखेंगे, अब इसमें कांस्टेंट चार्ज है, कांस्टेंट चार्ज है, तो कौन सा वाला फॉर्मूला रखेंगे, कांस्टेंट चार्ज वाला, मतलब 1/2 Q²/C, जिसमें कांस्टेंट टर्म्स आ रही है, मतलब कांस्टेंट टर्म्स कौन सी है, चार्ज, और चार्ज इसमें क्या है, तो ऐसा फॉर्मूला रखूंगा जिसमें चार्ज की टर्म्स आ रही है। तो दो फॉर्मूले मैंने बताए थे, 1/2 CB² या 1/2 Q²/C। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम था तो 1/2 CB² रख लिया था, और कांस्टेंट चार्ज है तो क्या रख लेंगे, 1/2 Q²/C। अब Q तो कांस्टेंट है, तो यहाँ पे जो एनर्जी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी किसके, कैपेसिटेंस के। उस केस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही थी, क्योंकि उसमें फॉर्मूला क्या था, 1/2 CB² था। तो अब ये इसके, तो जब कांस्टेंट चार्ज है तो कांस्टेंट चार्ज है
तो इस चार्ज तो कांस्टेंट हो गया। जब कांस्टेंट चार्ज है तो वोल्टेज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है कैपेसिटेंस के, और एनर्जी भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो रही है किसके, कैपेसिटेंस के। और जब वोल्टेज क्या था, जब जब वोल्टेज कांस्टेंट था तब चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किसके, कैपेसिटेंस के, और एनर्जी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी कैपेसिटेंस के, और इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही थी। मगर अब चार्ज कांस्टेंट है तो वोल्टेज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कैपेसिटेंस के, और एनर्जी भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कैपेसिटेंस के, और इलेक्ट्रिक फील्ड अब किस दो बातों पर डिपेंड कर रही है, एक तो एरिया पे और एक डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे भी डिपेंड कर जाएगी, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट साथ में आ रहा है फॉर्मूले में। चलिए तो देखते हैं, जरा हम बात करें अब इस टेबल की। तो इस टेबल में अगर हम देखें तो देखिए, जब मैं डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट मीडियम का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ाऊंगा तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, चार्ज के बारे में तो कोई बात करनी नहीं, वो तो कांस्टेंट रहेगा। तो जब कैपेसिटेंस बढ़ेगा तो देखिए, डायलेक्ट्रिक मीडियम अगर मैं बढ़ाऊंगा, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर मीडियम का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ाऊंगा तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा, और कैपेसिटेंस बढ़ेगा तो वोल्टेज घट जाएगा, क्योंकि आपका वोल्टेज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, कैपेसिटेंस के। और अगर बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा, जब मैं डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ाऊंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इन्वर्सली होगा। देखो एप्सिलॉन नॉट कहाँ आ रहा है, अपॉन में आ रहा है, और जहाँ भी एप्सिलॉन नॉट होता है वहीं पे क्या आता है, के, मतलब डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्वर्सली आ रहा है, और इन्वर्सली आ रहा है तो इसका अगर डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ाऊंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक, चलिए, तो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बढ़ाने से कैपेसिटेंस बढ़ गया, और कैपेसिटेंस बढ़ गया तो वोल्टेज भी घट गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक, चलिए, कैपेसिटेंस तो खुद बढ़ेगा ही, जब डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ाएंगे तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज, और एनर्जी अब क्या हो जाएगी, डिक्रीज, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, कैपेसिटर के। तो बस ध्यान रखना है कि जब भी डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम बढ़ा रहे हैं तो वोल्टेज भी घट जाएगा, एनर्जी भी घट जाएगी, क्योंकि वो कैपेसिटेंस के इन्वर्सली है। क्योंकि डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बढ़ाने से कैपेसिटेंस बढ़ेगा, और कैपेसिटेंस बढ़ेगा तो वोल्टेज भी घट जाएगा और एनर्जी भी घट जाएगी, क्योंकि वो कैपेसिटेंस के इन्वर्सली है। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड खुद कैपेसिटेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के खुद क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट को बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, घट जाएगी। नेक्स्ट देखिए, डिस्टेंस। अब डिस्टेंस के बेसिस पर अगर हम बात करें, डिस्टेंस को अगर मैं डिस्टेंस को घटाऊंगा तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, क्योंकि कैपेसिटेंस तो डिस्टेंस के इन्वर्सली होता है। तो डिस्टेंस अगर हम क्या करेंगे, अगर डिस्टेंस डिक्रीज करेंगे तो कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा, और कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा तो वोल्टेज क्या है, डिक्रीज होगा, क्योंकि वो कैपेसिटेंस के इन्वर्सली है। तो वोल्टेज भी डिक्रीज होगा और एनर्जी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज, क्योंकि वो कैपेसिटेंस के क्या थी, इन्वर्सली थी। तो अगर डिस्टेंस घटाऊंगा तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा, और कैपेसिटेंस बढ़ेगा तो वोल्टेज भी घट जाएगा और एनर्जी भी घट जाएगी। मगर बात करें, और कैपेसिटेंस तो खुद क्या होगा, कैपेसिटेंस तो बढ़ ही गया, जब डिस्टेंस घटाई तो कैपेसिटेंस बढ़ गया, और कैपेसिटेंस बढ़ गया तो इलेक्ट्रिक एनर्जी भी, स्टोर एनर्जी भी घट गई, और इलेक्ट्रिक फील्ड वोल्टेज भी क्या हो गया, घट गया। मगर इलेक्ट्रिक फील्ड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा डिस्टेंस का। ठीक है, देख लीजिए आप फॉर्मूले में। लास्ट देखें, एरिया के बढ़ाने से कैपेसिटेंस बढ़ता है, और कैपेसिटेंस बढ़ेगा तो एनर्जी भी घट जाएगी और वोल्टेज भी घट जाएगा। बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया के इन्वर्सली है, और अगर एरिया को बढ़ाऊंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो बस इसमें इस क्वेश्चन को सोल्व करते समय यही बातें ध्यान रखनी है कि कांस्टेंट टर्म्स छांटिए कि Q कांस्टेंट है कि V कांस्टेंट है, और जो सी भी टर्म्स कांस्टेंट है उसी के रिलेटेड आपको क्या लिखना है, फॉर्मूला लिखना है। चलिए, तो अगर हम देखें आगे, तो नोट पॉइंट इसमें क्या है, अगर हम बात करें तो देखिए नोट पॉइंट में क्या कह रहा है, ये कह रहा है, नोट पॉइंट क्या है, व्हेन नथिंग इज गिवन अबाउट द बैटरी कनेक्शन देन एज्यूम बैटरी इज डिसकनेक्टेड, मतलब चार्ज क्या लेके चलना है, कांस्टेंट। अगर उसने कह रखा है कि बैटरी कनेक्टेड है तो इसका मतलब पोटेंशियल कांस्टेंट, अगर उसने कह रखा है बैटरी डिसकनेक्टेड है तो क्या होगा, चार्ज कांस्टेंट। और उसने बैटरी के कनेक्शन के बारे में कुछ भी नहीं बता रखा तो आप बैटरी को डिसकनेक्टेड मानेंगे, मतलब बैटरी कनेक्टेड नहीं मानेंगे। और जब कुछ नहीं दे रखा तो बैटरी को डिस्कनेक्ट मानेंगे, मतलब चार्ज को क्या मानेंगे, कांस्टेंट। ठीक है, कहने का मतलब है कि वोल्टेज को जब भी कांस्टेंट मानेंगे जब उसने कह रखा हो कि बैटरी कनेक्टेड है। चलिए, तो बेसिक स्टेप ऑफ द सॉल्व क्वेश्चन, इन क्वेश्चन को बेसिक क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, तो बेसिक स्टेप टू सॉल्व द क्वेश्चन। तो स्टेप क्या है, तो डिसाइड द कैपेसिटी अकॉर्डिंग टू द गिवन चेंज, जो भी चेंज हुआ है उस चेंज से डिसाइड करिए कि कैपेसिटी बढ़ रही कि घट रही। तो मतलब जो भी चेंज दे रखा उस चेंज से सबसे पहले किसको पकड़िए, कैपेसिटेंस बढ़ा कि घटा। देखिए उसी के बेसिस पे तो मैंने करा कि कैपेसिटेंस, अगर मैंने डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ाया, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ाने से मैंने सबसे पहले क्या बताया आपको कि डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ाऊंगा तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, और कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा तो वोल्टेज घट जाएगा, एनर्जी घट जाएगी, या कुछ भी आगे बात समझ में नहीं।
तो सबसे पहले तो क्या डिसाइड करना, डिसाइड द कैपेसिटी अकॉर्डिंग टू द गिवन चेंज। जो भी चेंज दे रखा उस चेंज के अकॉर्डिंग कैपेसिटी चेक करिए वो बढ़ी है कि घटी है। उसके बाद चेक विद द पैरामीटर्स इज द कांस्टेंट, फिर चेक करिए कि कौन सा पैरामीटर्स क्या है, कांस्टेंट है, क्यू कांस्टेंट है कि बी कांस्टेंट है। और उसके बाद डिसाइड द रिमेनिंग पैरामीटर्स, decide the remaining parameters by using the formula according to the constant parameters। तो फिर क्या है, जो रिमेनिंग पैरामीटर्स हैं उनको चेक करेंगे, मगर कैसे चेक करेंगे, उनका वो वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे जिसमें क्या है कांस्टेंट पैरामीटर्स को लेते हुए आता है। मतलब v कांस्टेंट है, जैसे पोटेंशियल कांस्टेंट है तो फिर एनर्जी का कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, 1/2 CV²। अगर चार्ज कांस्टेंट है तो फिर एनर्जी का कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, 1/2Q²/C। क्लियर होगी बात। देखिए एक प्रॉब्लम से समझ लेते हैं, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैपेसिटर का, इस पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कॉम्पिटिशन में पूछे गए हैं, ठीक है, और बोर्ड एग्जाम में भी। देखिए, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू ए बैटरी आफ्टर द डिसकनेक्टिंग द बैटरी इफ डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इंक्रीज देन। ये कह रहा है हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, पहले से बैटरी से कनेक्ट करके चार्ज कर दिया गया, और आफ्टर द डिस्कनेक्टिंग द बैटरी, और बैटरी को डिस्कनेक्ट करने के बाद बैटरी जब डिस्कनेक्ट कर दी तो चार्ज क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। इसमें क्यू क्या हो गया, कांस्टेंट। disconnected the battery if distance between the two plates of parallel plate capacitor increase। अब डिस्टेंस हमने क्या कर दी, बढ़ा दी। तो देखिए डिस्टेंस जो भी हमने चेंज करा उस चेंज के करने से कैपेसिटेंस पर इफेक्ट देखो, कैपेसिटेंस बढ़ा होगा कि घटा होगा। जब आप डिस्टेंस क्या करेंगे, उसने कहा है कि डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स इज इंक्रीज। अगर डिस्टेंस बढ़ाऊंगा तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि कैपेसिटेंस डिस्टेंस के इन्वर्सली होता है। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होगा, C होगा K∁A/D, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है D के, अगर D को बढ़ाऊंगा तो कैपेसिटेंस घट गया होगा। तो ये तो कंफर्म हो गया कि कैपेसिटेंस क्या हो गया होगा, घट गया होगा, जब हमने डिस्टेंस क्या होगी, बढ़ाई होगी। अब वो क्या पूछ रहा है, चार्ज इंक्रीज, तो चार्ज इंक्रीज होगा कि डिक्रीज, तो चार्ज तो कांस्टेंट होगा, क्योंकि इसमें सबसे पहले हमने कौन सी टर्म्स निकाल ली, चार्ज की। चार्ज कांस्टेंट है क्योंकि बैटरी क्या कर दी, डिस्कनेक्टेड। जब बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी तो चार्ज क्या रहेगा, कांस्टेंट। अब हमसे क्या पूछ रहा है, पोटेंशियल। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला इसमें क्या लगाऊंगा, Q होता है CB, तो यहाँ से V क्या होगा, Q/C। Q है कांस्टेंट, तो यहाँ पे जो V है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया C के। अब कैपेसिटेंस घट रहा है, कैपेसिटेंस घट रहा है तो क्या होगा, वोल्टेज क्या होगा, बढ़ेगा। वो कह रहा है कि वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा, ये तो बात गलत है। वो कह रहा है चार्ज इंक्रीज होगा, नहीं, चार्ज तो क्या रहेगा, कांस्टेंट, क्योंकि बैटरी डिस्कनेक्ट हो गई। और वो कह रहा है वोल्टेज कांस्टेंट होगा, नहीं, वोल्टेज कांस्टेंट नहीं होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि हमें डिस्टेंस बढ़ाने से कैपेसिटेंस घटा, और कैपेसिटेंस घटेगा, अगर कैपेसिटेंस घटेगा तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि जो वोल्टेज है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, कैपेसिटर के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया कैपेसिटर के, क्योंकि चार्ज क्या था, कांस्टेंट। अब दूसरी टर्म्स पूछ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के दो फॉर्मूले हैं, E/D और एक होगा Q/A∁0। तो कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, Q वाला, जो क्योंकि Q हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला मैं यूज़ करूंगा वो कौन सा करूंगा, Q/A∁0 वाला, ठीक है। अब Q तो कांस्टेंट है, तो अब देखिए, अब डिस्टेंस के चेंज करने से डिस्टेंस की टर्म्स कहीं आ रही, डिस्टेंस की टर्म्स नहीं आ रही। तो डिस्टेंस, वो कह रहा है कि डिस्टेंस इंक्रीज करूं, तो डिस्टेंस इंक्रीज करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में कहीं भी डिस्टेंस की टर्म्स नहीं आ रही या कैपेसिटेंस की टर्म्स नहीं आ रही। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वो कह रहा है बढ़ेगा, नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा इस केस में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा जी, कांस्टेंट, ना बढ़ेगा ना घटेगा, क्योंकि वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है D⁻0 पे। चलिए अब बात करें किसकी, एनर्जी की। ये क्या है, एनर्जी। तो एनर्जी देखिए, एनर्जी का कौन सा फॉर्मूला इसमें मैं लगाऊंगा, 1/2CV², नहीं, V नहीं, क्योंकि कांस्टेंट टर्म्स कौन है, Q, तो क्या लगाऊंगा, 1/2Q²/C। अब Q तो कांस्टेंट है, तो यहाँ पे जो एनर्जी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रही है किसके, C के। अब डिस्टेंस को बढ़ाने से C रहा था घट, और C घटेगा तो एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। अगर C घटेगा तो एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो एनर्जी बढ़ जाएगी, तो यही आंसर उसका करेक्ट हुआ। क्लियर होगी बात। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें। ये क्वेश्चन AIPMT मेंस में आया हुआ है 2010 में। क्या क्वेश्चन है जरा समझे, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। ये कह रहा है 2 प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिप्ड इन ए केरोसिन ऑयल टैंक, इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन 2 प्लेट्स। ये कह रहा है एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसको अचानक से उठा के हमने क्या रख दिया, एक केरोसिन ऑयल के अंदर डाल दिया, मतलब इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ा दिया। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K क्या हो गया होगा, बढ़ गया होगा। अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K बढ़ेगा, सुनिए मेरी बात,
अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के अगर बढ़ गया तो क्या होगा, कैपेसिटेंस बढ़ गया होगा कि नहीं बढ़ गया होगा। चलिए खैर, अब क्या है कहा उसने, कनेक्शन के बारे में, बैटरी के कनेक्शन के बारे में कुछ भी नहीं दिया, और कुछ भी नहीं दिया तो कौन कांस्टेंट हो गया, चार्ज कांस्टेंट हो गया। अगर उसने कनेक्शन के बारे में कोई जिक्र नहीं कर रखा तो किसको कांस्टेंट मानेंगे, चार्ज को, मतलब बैटरी कनेक्टेड मानेंगे ही नहीं। अब वो क्या पूछ रहा है हमसे, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पूछ रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के दो फॉर्मूले हैं, कौन से, एक तो V अपॉन डी, V अपॉन डी तो जब लगाता जब वोल्टेज कांस्टेंट होता है, यहाँ कांस्टेंट कौन है, चार्ज, तो कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लगाऊंगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, या लिखेंगे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या सिग्मा को लिख सकता हूँ Q अपॉन ए इंटू एप्सिलॉन नॉट, मगर साथ में क्या रखेंगे, एप्सिलॉन नॉट के साथ में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ जाएगा। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला यही तो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मगर साथ में मीडियम आ जाए तो इंटू के हो जाता है। और सिग्मा को हम क्या कह सकते हैं, सिग्मा को कह सकते हैं Q अपॉन ए इंटू एप्सिलॉन नॉट, और साथ में क्या होगा ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। तो डाइलेक्ट्रिक Q कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है। वो कह रहा है कि कैरोसिन ऑयल में रख दिया तो इसका मतलब के हमने क्या कर दिया, बढ़ा दिया। और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो रही है किसके, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के या एप्सिलॉन आर के। तो अगर के को बढ़ाऊंगा, क्योंकि पहले इसमें वैक्यूम थी, एयर थी, और हमने अब उसे उठा के किस में डाल दिया, कैरोसिन ऑयल में, तो क्या हो गया, कैरोसिन ऑयल आगे होगी प्लेटों के बीच में, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ेगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाएगी, यही करेक्ट आंसर हुआ। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहेगी नहीं तो क्या होगी, डिक्रीज। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अगर हम प्रॉब्लम की बात करें तो ये भी बहुत प्यारी सी प्रॉब्लम है। ये कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विच इज कनेक्टेड टू द बैटरी इज ई नॉट। ठीक है, ये कह रहा है एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कनेक्टेड टू ए बैटरी इज ई नॉट। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई नॉट, और उसे कब, जब उसे एक बैटरी से कनेक्ट किया गया। इफ़ द मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज 3, अगर मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना हो, 3 इज इंसर्टेड इन द कैपेसिटर देन व्हाट विल बी द न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कह रहा है एक कैपेसिटर है, उस कैपेसिटर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना, ई नॉट है, कब, जब उसके साथ एक बैटरी कनेक्टेड है। बैटरी कनेक्टेड है तो इसका मतलब वोल्टेज क्या हो गया, कांस्टेंट। वो कह रहा है अब इसके अंदर क्या कर दिया हमने, एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंसर्टेड कर दिया, यानी कि प्लेस कर दिया, कितने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का, 3 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का एक मीडियम इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो कह रहा है तब अब बताइए इस कैपेसिटर का इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या इफेक्ट होगा। तो सुनिए, मैंने आपको बताया है अगर जब बैटरी क्या है, कनेक्टेड है, और बैटरी कनेक्टेड है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है वो कौन सा लगेगा, V अपॉन डी, क्योंकि बैटरी कनेक्टेड है तो वोल्टेज क्या है, कांस्टेंट, और वोल्टेज कांस्टेंट है तो इस केस में जो फॉर्मूला होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो आएगा V अपॉन डी आएगा। क्लियर हो गई बात, और V अपॉन डी आएगा। अब V क्या है, कांस्टेंट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, सिर्फ डिस्टेंस के। तो जब कांस्टेंट वॉल्यूम होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ सेपरेशन पे डिपेंड करती है प्लेटों के बीच के, मतलब डिस्टेंस पे डिपेंड करती है, ना तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे डिपेंड करेगी, ना ही एरिया पे डिपेंड करेगी, किसी भी और चीज़ पे डिपेंड करती ही नहीं है, ना कैपेसिटेंस पे डिपेंड करेगी। और तो इस केस में क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रखिए और निकालिए, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे डिपेंड कर ही नहीं रही, क्योंकि बैटरी कनेक्टेड है तो वोल्टेज कांस्टेंट है, और वोल्टेज कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगी, डिस्टेंस पे, और डिस्टेंस के बीच में हम चेंज कर नहीं रहे, प्लेटों के बीच, कैपेसिटर की जो प्लेटें हैं उनके बीच में सेपरेशन को चेंज नहीं कर रहे, और जब तक चेंज नहीं करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चेंज नहीं होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी, इनिशियली रहेगी ई नॉट, पहले अगर ई नॉट थी तो अब भी क्या रहेगी, ई नॉट ही रहेगी। देखिए और एक क्वेश्चन देखिए, ये एम्स में आया हुआ क्वेश्चन है 2010 में। ये कह रहा है एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू ए बैटरी if the distance between two plates of parallel plate capacitor becomes double then force between two plates will becomes। ये कह रहा है एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और उस पर बैटरी क्या है, कनेक्टेड है, बैटरी कनेक्टेड है तो वोल्टेज क्या हो गया, कांस्टेंट। देखिए ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू द बैटरी, और उसके बाद बैटरी कहीं हटाई नहीं है, तो बैटरी कनेक्टेड है तो इसका मतलब वोल्टेज क्या हो गया, कांस्टेंट। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स, अब इस बैटरी को कनेक्ट रहते हुए दोनों प्लेटों के बीच में, पैरेलल प्लेट जो कैपेसिटर है उसकी दोनों प्लेटों के बीच में डिस्टेंस क्या कर दिया, डबल कर दिया। देन फोर्स बिटवीन टू प्लेट्स विल बी, तो दो प्लेटों के बीच में फोर्स बताना है। चलिए अब हमें जो फोर्स बताना है तो कांस्टेंट, सबसे पहले तो हमने देख लिया कांस्टेंट टर्म्स क्या है, तो कांस्टेंट टर्म्स तो जब बैटरी कनेक्टेड है तो कांस्टेंट तो हो गया वोल्टेज, वोल्टेज क्या रहेगा, कैपेसिटर का कांस्टेंट रहेगा। तो अब वो कह रहा है दोनों प्लेटों के बीच में सेपरेशन, दोनों प्लेटों के बीच में जो फोर्स है वो उसमें क्या चेंज होगा अगर डिस्टेंस को डबल कर दूं। तो फोर्स का फॉर्मूला किसकी टर्म्स में लिखना चाहिए मुझे,
v की टर्म्स में, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या है, मुझे नहीं मालूम फोर्स का फॉर्मूला। अगर आप भूल जाइए, अगर फोर्स के फॉर्मूले को भूल जाइए, वैसे तो मैंने आपको क्या बताया था, फोर्स अगर हम क्या है, किसी भी पार्टिकल पे जो फोर्स है, एक प्लेट दूसरी प्लेट पे फोर्स लगाती है किससे, ये Q इंटू ई। अगर मैं क्या देख रहा हूँ, फर्स्ट प्लेट पे सेकंड की वजह से फोर्स देख रहा हूँ, तो फर्स्ट का चार्ज, और ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट पे सेकंड की वजह से। और वो हम चार्ज कितना आता था, अगर तो यहाँ से हम निकाल लेते थे कितना चार्ज आएगा, सिग्मा इंटू ए, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती थी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से फॉर्मूला निकल के आ जाता था, एक प्लेट की वजह से, एक प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी ये, तो ये फॉर्मूला कितना निकल के आ जाता था, सिग्मा स्क्वायर ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये तो फोर्स का फॉर्मूला आता था। एक प्लेट दूसरी प्लेट पर कितना फोर्स लगाती है, ये फोर्स लगाती है, ठीक। मगर इसमें कहीं भी ये वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकता। तो क्या, क्यों, क्योंकि हमें बैटरी कनेक्टेड है, तो मुझे वोल्टेज की फॉर्म में फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। और वोल्टेज की फॉर्म में, इसे वोल्टेज की फॉर्म में कैसे बनाऊं, तो बहुत आसान सा तरीका है, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। मैंने आपको एक ये बताया था कि फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है वर्क डन अपॉन डिस्टेंस, क्योंकि वर्क डन इक्वल होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क या क्या हो, एनर्जी, एनर्जी अपॉन डिस्टेंस। यह मैंने आपको बताया था कि जो फोर्स की यूनिट है वो क्या होती है, एक तो न्यूटन होती है। फोर्स की जो यूनिट है एक तो क्या होगी, फोर्स की यूनिट एक तो क्या होती है, न्यूटन, या इसे क्या बोल सकते हैं, फोर्स को, या इस न्यूटन को, फोर्स की जो यूनिट है वो क्या होती है, न्यूटन, या इसे क्या बोल सकते हैं, जूल पर मीटर। जूल मतलब एनर्जी और मीटर मतलब डिस्टेंस, यानी कि एनर्जी अपॉन डिस्टेंस से क्या निकाल सकते हैं हम, फोर्स निकाल सकते हैं। तो देखिए, तो अब एनर्जी तो तुम्हें पता है, कैपेसिटर की एनर्जी, कैपेसिटर की एनर्जी 3 फॉर्म में होती है, जरा देखिए कैसे। अगर मैं बात करूं एनर्जी की, तो एनर्जी आपने पढ़ी है कितनी, 1/2 CB², या कह सकते हैं 1/2 Q² अपॉन सी, या क्या कह सकते हैं 1/2 Q इंटू वी। यही तो एनर्जी पड़ी कैपेसिटर की। अब इसे आपको किस में कन्वर्ट करना है, फोर्स में। तो फोर्स में कन्वर्ट करना है तो एनर्जी को किससे डिवाइड कर दो, डिस्टेंस से। तो एनर्जी को किससे डिवाइड कर दो, डिस्टेंस से। एनर्जी को किससे डिवाइड कर दो, डिस्टेंस से। एनर्जी को किससे डिवाइड कर दो, डिस्टेंस से। आ गया फॉर्मूला। तो मुझे कौन सा फॉर्मूला लगना है, लेना है, जिसमें वी हो, सी के साथ में। ये भी है वी, मगर क्यों, क्यू के साथ में है, क्यू तो वेरी, क्यू का तो पता ही नहीं। तो कौन सी टर्म्स लेंगे, जिसमें कांस्टेंट टर्म्स, कौन सा फॉर्मूला लेंगे जिसमें कांस्टेंट वाली टर्म्स आ रही है, कांस्टेंट वाली टर्म्स इसमें आ रही है। तो क्या फॉर्मूला हो गया फोर्स का, तो सीधा सीधा भी यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो गया, यहाँ पे फॉर्मूला हो गया CB² अपॉन 2D। क्लियर, ये फॉर्मूला हो गया। अब क्या होगा, अब अगर हम बात करें तो यहाँ पे, अगर हम बात करें तो इस पे देखिए, वी क्या है, कांस्टेंट है, और ये 2 भी कांस्टेंट है। तो जो फोर्स है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया C अपॉन डी के। अब गलतियां आप ये ना कर दो कि आप इतने फॉर्मूले को देख लो और कह दो कि फोर्स जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के। अगर डिस्टेंस को डबल कर रहा हूँ तो फोर्स कितना हो जाएगा, हाफ। तो कहीं आंसर आप हाफ ना बता बैठो, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ से देखने से लग रहा है कि F = CB² अपॉन 2D, और ये डिस्टेंस के इन्वर्सली हो रहा है, और डिस्टेंस के इन्वर्सली हो रहा है तो क्या होगा, अगर डिस्टेंस को डबल करूँगा तो वो हाफ हो जाएगा। तो आंसर हाफ ना लगा बैठो। क्यों, क्योंकि भाई इसमें केवल हमने F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/d के, तो तब होगा जब ये सारी चीज़ें कांस्टेंट हो। इसमें V² ही तो कांस्टेंट है, 2 ही तो कांस्टेंट है, C थोड़ी ना कांस्टेंट है। तो जो F है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल D के नहीं होगा, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा C अपॉन D के। अब कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के, क्योंकि कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। हाँ, तो अब अगर हम देखें इसको, तो जो फोर्स है, तो कैपेसिटेंस को क्या लिख सकता हूँ, 1/d लिख सकता हूँ, और 1/d लिखूंगा तो d अपॉन में आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो देखिए जरा। तो अगर हम बात करें तो फोर्स का फॉर्मूला क्या आ गया, CB² अपॉन d। कैसा आया जी, समझ में आ गई बात, एनर्जी डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। तो एनर्जी डिवाइडेड बाय डिस्टेंस से क्या आ जाएगा, फोर्स। अब ये क्या है, C कांस्टेंट है, और C कांस्टेंट है, और वो B कांस्टेंट है, और 2 कांस्टेंट है, तो इसको हटा दो। तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, मैं यहाँ बता देता हूँ, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, C अपॉन डी के। मगर C क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस के। तो C की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/d, और अपॉन में d है, तो ये d भी नीचे आ जाएगा, तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, 1/d² के। तो स्क्वायर के आगे बस ना, तो यहाँ गलती हो जाए, ये ध्यान रखना है कि कभी आप इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मान लो सिर्फ डिस्टेंस के। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस तो तब मान सकते थे जब ये सारा बाकी सब कांस्टेंट होता, बाकी सब कांस्टेंट नहीं है, सिर्फ B² कांस्टेंट है और 2, तो C और D बचे 2। तो हम क्या देखेंगे, तो अब ये हो गया। तो ये
एफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया सी अपॉन डी के, मगर सी को भी हटा लीजिए, सी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, डिस्टेंस के, तो क्या हो गया यहाँ से एफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, सी डी स्क्वायर, क्योंकि इस कैपेसिटेंस की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, एप्सिलॉन भी कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट है, डी चेंज हो रहा है, तो एफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया डी स्क्वायर के। अब अगर मैं क्या करूँगा इसको डबल, तो डबल का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो क्या हो जाएगा 1/4। आगे बात समझ में, तो अगर मैं इसको डबल करूंगा तो डबल का स्क्वायर होकर, तो इस डी को डिस्टेंस को डबल करने से फोर्स हाफ नहीं होगा 1/4 होगा, क्योंकि ये डी का क्या है, स्क्वायर है, तो हाफ आंसर ना होगा, कितना आंसर होगा 1/4। तो जो फोर्स है अगर डिस्टेंस को डबल करूंगा तो फोर्स क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। क्लियर, अच्छा क्वेश्चन था। चलिए एक बड़ा ध्यान रखिए, मैंने कैसे फोर्स का फॉर्मूला निकाला, कभी इसको चेंज करने बैठो, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये बात ध्यान रखिए कि फोर्स क्या है, फोर्स ये भी होता है एनर्जी अपॉन डिस्टेंस, और कैपेसिटर की एनर्जी हमें पता है डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में, तो जिस भी फॉर्म में निकालनी है एनर्जी को तुरंत डिवाइड कर दीजिए डिस्टेंस से। चलिए अगर हम बात देखें नेक्स्ट प्रॉब्लम की, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम भी बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम है। ये कह रहा है ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैरड इज कनेक्टेड टू द ए बैटरी ऑफ ईएमएफ 10 वोल्ट। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस कितना है 2 माइक्रोफैरड, और इसको कनेक्ट कर दिया एक बैटरी से जिसका ईएमएफ कितना है 10 वोल्ट। इफ द मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 इज inserted in the capacitor, then amount of charge flow through the battery will be। क्वेश्चन समझिए क्या है, ये कह रहा है एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस है 2 माइक्रोफैरड। अब इस कैपेसिटर को हमने एक बैटरी से जोड़ दिया जिसका वोल्टेज कितना था 10 वोल्ट। जैसी बैटरी 10 वोल्ट की बैटरी इस कैपेसिटर से जोड़ी होगी तो बैटरी ने इस कैपेसिटर को चार्ज कर दिया होगा, और चार्ज करके एक चार्ज इसको फ्लो कर दिया होगा, ठीक। मगर अब जब ये फुल्ली चार्ज हो गया तो उसके बाद क्या करा, इसकी कैपेसिटी को बदल दिया, मतलब इसके अंदर एक हमने डाइलेक्ट्रिक, इसके अंदर एक मीडियम भर दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है 5, और जैसे ही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मीडियम इसके अंदर रखेंगे तो इसका जो कैपेसिटेंस है वो कितना होगा, सी नहीं होगा के सी हो जाएगा। तो सी तो कितना है 2 और के कितना है 5, तो इसका कैपेसिटेंस आपकी 2 से बढ़ के कितना हो गया होगा 10। और जब कैपेसिटेंस चेंज होगा तो बैटरी अब क्या करेगी, इसको दोबारा फिर चार्ज करेगी। तो जब इसका कैपेसिटेंस कितना था 2, तब उसका इनिशियल चार्ज निकाल दो कि तब उस समय बैटरी ने कितना चार्ज इसको दिया था, तो वो हो गया Q1। और जब इसके अंदर हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रख दिया 5, तो इसका कैपेसिटेंस चेंज हो गया होगा, तो इस पर फाइनल चार्ज आ गया होगा Q2। तो इनिशियल चार्ज Q1 और फाइनल चार्ज Q2। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि 5 ये जो हमने मीडियम के रखने से एडिशनल कितना चार्ज फ्लो और करना पड़ा बैटरी को, तो आप कैसे निकाल लेंगे वो एडिशनल चार्ज कितना और फ्लो करना पड़ा। तो फाइनल चार्ज कितना हुआ, जब कैपेसिटर के अंदर एयर थी तब उस समय कैपेसिटर पे कितना चार्ज था, और जब कैपेसिटर के अंदर हमने क्या रख दिया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रख दिया, मीडियम भर दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 है, तब फाइनल कितना चार्ज होगा कैपेसिटर पे। तो दोनों चार्जों का जो डिफरेंस होगा वही क्या होगा, उनने फ्लो करा होगा मीडियम के भरने से। तो देखिए ये मेरे पास था, मेरे पास क्या है, ये मेरे पास 2 माइक्रोफैरड की एक कैपेसिटर था, और इसको हमने क्या कर दिया 10 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया। जैसे 10 वोल्ट की बैटरी से जोड़ेंगे तो जो वोल्टेज बैटरी का होगा वही वोल्टेज किसका आ जाएगा, कैपेसिटर का। तो इस पे चार्ज कितना आ चुका होगा, Q होगा C/V। तो इनिशियली चार्ज इस पर कितना आ गया 20 माइक्रोकूलम का। माइक्रो क्यों, क्योंकि ये माइक्रोफैरड है। अब मैंने क्या कर दिया, इसके अंदर क्या रख दिया, एक मीडियम भर दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है 5। तो अब जो नया कैपेसिटेंस है वो कितना हो जाएगा K/C, और K कितना है, K कितना है 5 और C कितना है 2, तो अब कैपेसिटेंस कितना हो गया होगा 10। तो अब वोल्टेज तो वही रहेगा, बैटरी का वोल्टेज तो 10 ही रहेगा क्योंकि बैटरी का ईएमएफ कितना है 10, तो वो इसका वोल्टेज भी कितना रहेगा 10। तो अब जो फाइनल चार्ज होगा वो किससे आएगा, C'/V। V तो वही रहेगा 10, मगर C बदल गया होगा, C से कितना हो गया होगा, KC हो गया होगा, तो K/C। तो ये कितना हो गया 10 × 10 कितना आ गया 100 माइक्रोकूलम। तो इनिशियली चार्ज जब इसके अंदर एयर थी तो चार्ज इस कैपेसिटर पे चार्ज कितना था 20 माइक्रोकूलम, और जब इसके अंदर हमने मीडियम भर दिया तब इस पे फाइनल चार्ज कितना हो गया 100 माइक्रोकूलम। तो कितने का डिफरेंस हो गया, अगर 20 तो इस पे पहले से था तो 100 करने के लिए कितना और रिलीज करा होगा इसने चार्ज, 80 माइक्रोकूलम का चार्ज और रिलीज करा होगा जब इसके अंदर मीडियम भर दिया गया होगा, तभी तो जाकर 100 होगा। ठीक है, तो 20 पहले से था, इनिशियल था 20, फाइनल हो गया 100, तो बीच में कितना चार्ज फ्लो करा होगा 80। तो ट्रांसफर ऑफ चार्ज कितना हुआ होगा मीडियम के फिल करने से 80 माइक्रोकूलम। 100 अक्सर बच्चे 100 लगा देते हैं, 100 तो फाइनल है, तो इनिशियल कितना था 20 तो पहले से था, और फाइनल हमने कर दिया 100, तो कितने का ट्रांसफर हुआ 80 का। तो बैटरी ने 80 माइक्रोकूलम का चार्ज और सप्लाई करा होगा जब इसके अंदर मीडियम रख दिया गया होगा।
ठीक है, तो आंसर कितना होगा 80 माइक्रोकूलम, 100 मत लगा बैठना। नेक्स्ट देखें, अगर हम बात करें नेक्स्ट प्रॉब्लम की, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, देखिए ये कह रहा है प्रीवियस क्वेश्चन, यानी कि जो इस ऊपर वाले क्वेश्चन में, इन प्रीवियस क्वेश्चन मीडियम इज इंसर्टेड आफ्टर द डिसकनेक्टिंग द बैटरी, बैटरी को डिस्कनेक्ट करने के बाद, बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया, उसके बाद क्या कर रहा है, ये जो मीडियम इस कैपेसिटर के अंदर रखा तब रखा है। तो कह रहा है इन प्रीवियस क्वेश्चन मीडियम इज इंसर्टेड आफ्टर डिस्कनेक्टिंग द बैटरी, देन व्हाट विल बी द वोल्टेज ऑफ द कैपेसिटर इन वोल्ट। तो देखिए जब बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी तो चार्ज उस पर क्या हो गया होगा, फिक्स हो गया होगा। जब बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी तो कैपेसिटर पे चार्ज क्या हो गया होगा, कांस्टेंट। अब कैपेसिटर देखिए, तो देखिए चार्ज क्या हो गया होगा जी, चार्ज क्या हो गया होगा, कांस्टेंट हो गया होगा जब बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी। तो चार्ज कांस्टेंट का मतलब Q1 इक्वल हो गया होगा Q2, या कह सकते हैं इनिशियल इक्वल हो गया होगा फाइनल चार्ज के। अब Q इक्वल टू क्या होता है, Q इक्वल टू होगा CV, तो क्या होगा C1 V1 इक्वल हो गया होगा C2 V2 इज इक्वल टू क्या रहना है, कांस्टेंट। बस ये तो है, खत्म हो गई बात। C1 कितना है, C1 तो कितना था 2 और V1 कितना था 10, ठीक 10 वोल्ट। अब C2 कितना हो गया, C2 तो कितना कर दिया जब इसने डायरेक्टली कांस्टेंट रख दिया, कितना 5 का, तो 5 × 2 ये हो गया कैपेसिटेंस हो गया ये, और V2 हमें निकालना है। खरी खत्म हो गई बात। तो देखिए इस 10 से ये 10 गया तो V2 कितना हो गया होगा 2 वोल्ट। क्लियर हो गई बात। तो सीधा सीधा सा जब बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी तो चार्ज क्या हो गया होगा, कांस्टेंट, मतलब Q क्या होगा कांस्टेंट, या कह सकते हैं C × V इक्वल टू क्या हो गया होगा, कांस्टेंट। CV की टर्म्स क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। तो C1 V1 इक्वल रख देंगे C2 V2। ये इनिशियल कैपेसिटर, ये फाइनल कैपेसिटर, ये इनिशियल वोल्टेज, ये फाइनल वोल्टेज। क्लियर हो गई बात। चलिए तो देखिए तो क्या होगा, देखिए V इक्वल टू क्या होगा, V इक्वल टू होगा Q/C। अब जब हमने बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी तो चार्ज क्या हो गया होगा, कांस्टेंट। तो यहाँ से जो V है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, C के। तो बस V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया C के, तो इसका मतलब क्या होगा V1/V2 तो इक्वल होगा C2/C1। V1 हमें पता है कितना 10 वोल्ट और V2 हमें निकालना है। C1 हमें पता है कितना 2 माइक्रोफैरड और C2 कितना हो गया होगा 2 × C, मतलब 5 × C मतलब 10, ठीक है। तो ये हो गया C2 हो गया होगा 10, C1 कितना था 2, V1 कितना था 10, V2 मुझे निकालना, सोल्व करिए कितना आ गया 2 वोल्ट, ठीक है। तो चाहे ऐसे निकाल लो चाहे वैसे निकाल लो। क्लियर हो गई बात। चलिए देखिए कैपेसिटर में बहुत सिंपल सी चीज़ें मैं आपको करा रहा हूँ, और ये अगर आप बेसिक बातें सीख जाएं तो फिर आप कैसी भी डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम कर सकते हैं। ये सिंपल ज़रूर है मगर यही रियल बेस है। अगर ये आपको आ गया तो समझ लीजिए हर प्रॉब्लम आप आराम से कर देंगे कैपेसिटर की, ठीक है। तो ये बेसिक सी चीज़ें सीखनी बहुत ज़रूरी हैं। उसके बाद फिर मैं जब रिवीजन डालूंगा कैपेसिटर का तब आप देखेंगे ये कितना ज़रूरी था। इसके बगैर तो कुछ और हो ही नहीं सकता। अगर मैं वो रिवीजन वाला जो पोर्शन जो मैं पढ़ाऊँगा, अगर मैं अभी आपको पढ़ाने लगूँ बगैर इसके पढ़ाए तो आपको आप क्या हो जाएंगे फिजिक्स से, फिजिक्स को फिर कहने लगेंगे कि बेवफा सनम है ये, ठीक है। तो ये क्या है, ये बेवफा नहीं होती, ये तो करीब आती जाएगी, बस इसको थोड़ी सी मोहब्बत करिएगा आप। चलिए अच्छा, मैं आपको अगर किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, अगर मैं उसके कुछ मदद कर सकता हूँ, हेल्प कर सकता हूँ, तो आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं 8218612398। थैंक्स।